चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजिंग, रिवीजन बाय पूनम गांधी, फ्लो चार्ट बेटा। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में देखो हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा। सबसे पहले मीनिंग, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है चीजों को अरेंज करना, चीजों को अरेंज करना, कलेक्ट करना। किन चीजों को बेटा अरेंज करना, ताकि आप उन चीजों का बेस्ट यूज कर पाओ। किन चीजों को अरेंज करना, एक बिजनेस में जरूरत होती है ह्यूमंस की, ह्यूमंस को अरेंज करना। एक बिजनेस में जरूरत होती है फाइनेंस की, फाइनेंस को अरेंज करना। एक जरूरत होती है फिजिकल चीजों की, जैसे मशीन हो गई और चीजें हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, उन्हें अरेंज करना। इन तीनों रिसोर्सेज को अरेंज करने का नाम होता है बेटा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर की इस फंक्शन को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, टाटा इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रही है, टाटा इज द ऑर्गेनाइजर। तो द पर्सन हु ऑर्गेनाइज समथिंग इज नोन एज ऑर्गेनाइजर, उसे ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस हमने याद रखवाया बेटा इधर से, IDAR, इधर I फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, D फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन, A फॉर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, R फॉर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। I मतलब आइडेंटिफाइड, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि काम क्या है, उसे डिवाइड करना पड़ता है, छोटे छोटे टास्कों में तोड़ना पड़ता है एज पर हेनरी फ्योल रूल नंबर 1। तो हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फिर हम एक जैसी जॉब्स क्रिएट, एक जैसे लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, एक जैसी जॉब देख के उसे बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद हर डिपार्टमेंट में कुछ जॉब्स की जरूरत होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल मान लूं परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट में क्वालिटी कंट्रोल चेकर होता है, परचेज होता है, परचेज कौन करेगा ये होता है, क्वालिटी कौन चेक करेगा ये होता है, माल लेके कौन आएगा, पहुंचाने की, ले जाने की किसकी जिम्मेदारी है, ये होते हैं। तो एक डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है, ये होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स होता है किसे कितनी पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसे क्या काम देना है, ये हो गया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में। और किसे कितनी पावर देनी है, कितनी सैलरी देनी है, कितना क्या करना है, ये इस तरीके का सब होता है बेटा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये होता है ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। फिर ऑर्गेनाइजिंग के फायदे, ऑर्गेनाइजिंग का फायदा होता है इंसान स्पेशल बन जाता है, स्पेशलाइजेशन आती है। और आपको पता है जब स्पेशलाइजेशन आती है बेटा तब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। जब एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, और जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा तब आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी, आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा। तो ये 5-6 आप लिख सकते हो बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा ये तो था पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या थी, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस और ऑर्गेनाइजिंग का फायदा। इसे हमने कहा फेज नंबर 1। फेज नंबर 2 में हमने पढ़ा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है बेटा काम करने का तरीका, कि आप किस तरीके से काम करते हो, आपका स्ट्रक्चर क्या है। आपके सिलेबस में 2 स्ट्रक्चर है ओनली, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर उन बिजनेसेस में काम आता है जो बिजनेस एक तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं। आप सिर्फ जैसे हीरो होंडा, हीरो होंडा अब तो अलग हो गई, हीरो मान लो, हीरो सिर्फ बाइक बनाती है तो उसे तमाम तरीके के डिपार्टमेंट की जरूरत है ओनली, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, और इन्हीं को फंक्शन कहा जाता है। इन्हें डिपार्टमेंट नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है। कि आपका डिपार्टमेंट ओनली 1 है, क्या डिपार्टमेंट है, आप बाइक बनाते हो, तो आपको ज्यादा डिपार्टमेंट में बंटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फंक्शंस में बंटने की जरूरत है, जैसे कि परचेज फंक्शन, सेल फंक्शंस, फाइनेंस फंक्शंस, HRA फंक्शंस, इस तरीके फंक्शंस आपके उसमें बंट जाते हैं। लेकिन अब है टाटा। टाटा एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है, टाटा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, टाटा तमाम तरीके के काम करता है, तमाम जगहों पे काम करता है, मल्टीनेशनल कंपनी है टाटा। और टाटा दुनिया के तमाम तरीके के प्रोडक्ट बनाता है, टाटा स्टील भी बनाता है, टाटा मोटर भी बनाता है, और टाटा नमक भी बनाता है, टाटा तनिष्क भी है, टाटा जूडियो भी है। तो इन सारे बिजनेसेस को क्या कर देना बेटा, इन सारे बिजनेसेस को अलग अलग डिपार्टमेंट बना देना। टाटा मोटर अलग डिपार्टमेंट, कि भैया टाटा मोटर को प्रॉफिट होगा, टाटा मोटर को लॉस होगा, तुम्हारा सब अपना आप देखो। स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा, स्ट्रेटेजी बनाएगा टाटा, जो टॉप लेवल पे है वही स्ट्रेटेजी बनाएगा।
अगर स्ट्रेटेजी भी टाटा मोटर बनाने लगे तो आगे जाके आप पढ़ोगे, इन्हें बोलते हैं SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। वो आपके सिलेबस में नहीं है। फंक्शनल क्या होता है, एक तरीके का आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें फंक्शंस डिवाइड कर दिए। डिपार्टमेंटल बड़े बिजनेसेस को जरूरी होती है जो एक तरीके से ज्यादा के प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं, उन्हें जरूरत होती है डिविजनल स्ट्रक्चर की। फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है। टोन ऑर्गेनाइजेशन की दो तरीके की होती है, जैसे लोग होते हैं कई तरीके के, ऐसी दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें फॉर्मल हो सकती है और इनफॉर्मल हो सकती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जहां पर जो कल्चर होता है वो बड़ा ऑफिशियल होता है, कमांड ऊपर से नीचे तक आती है, एकदम क्लियर रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। नुकसान ये होता है टाइम लग जाता है इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में, काफी टाइम लग जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जहां पर बिहेवियर थोड़ा अनऑफिशियल होता है, थोड़ा फैमिली मेंबर की तरह लोग ट्रीट करते हैं, एक बंदा दूसरे बंदे से भी अपना काम करवा लेता है। यहाँ पर दिक्कत ये होती है र्यूमर फैलने का बहुत चांसेस होता है, जैसे कि फैमिली में फैल जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है और इनफॉर्मल जो होती है वो थोड़ा फैमिली की तरह होती है, जैसे कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर होता है। उसके बाद डेलीगेशन। डेलीगेशन कहते हैं ट्रांसफर योर अथॉरिटी टू समवन, अपना काम और अपनी अथॉरिटी किसी को ट्रांसफर कर देना, इसे बोलते हैं डेलीगेशन। जैसे कि बॉस ने मुझसे कहा कि 15 फाइल आपको बनानी है, मैंने 10 फाइल खुद बनाई, 5 फाइल किसी और से बनवा ली, तो उसे मैं कहूंगा डेलीगेशन। अब लेकिन अगर वो 5 फाइल नहीं बना पाया तो वो जो थर्ड पर्सन है वो इस चीज का जिम्मेदार नहीं होगा, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी। 3 एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, नंबर 1 is authority, number 2 is responsibility, number 3 is accountability. Authority can be deliberate, accountability can't be delegate. Accountability delegate नहीं हो सकती, authority और responsibility जो है वो delegate हो सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर कुछ हाथों में होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर जो होती है वो बिखरी हुई होती हैं। डेलीगेशन का जो एक बड़ा रूप है उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अगर किसी बिजनेस में सेंट्रलाइज या सिस्टमैटिक डेलीगेशन है तो वो खुद ब खुद रूप ले लेती है डिसेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन कहीं कहीं पर जरूरी होती है, जैसे कि आपको क्या बिजनेस करना है, क्या बिजनेस नहीं करना है, किस कंट्री से आपको रिलेशन रखने हैं, किस कंट्री से आपको रिलेशन नहीं रखने हैं, कहां अटैक करना है, कहां अटैक नहीं करना है, यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन जरूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी होता है किससे आपको खाना खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है। जैसे कि अभी बड़ी अफवाह फैली थी कि मुसलमानों से खाना मत खरीदो, इससे मत खरीदो, तो ये क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे, देश को सेंट्रलाइज बनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप चंद लोगों से खरीदो और चंद लोगों से मत खरीदो। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है। कहीं कहीं सेंट्रलाइज होना चाहिए। मिलिट्री है भाई, मिलिट्री किस सेंट्रलाइज होनी चाहिए। अगर डिसेंट्रलाइज हो जाएगी मिलिट्री तो लोगों पे रूल करने लगेगी, तो मिलिट्री को सेंट्रलाइज होना जरूरी है। लेकिन जहां जहां आपकी खुद की चॉइस है किससे क्या खरीदना है, किससे क्या बेचना है, क्या बेचना नहीं मतलब किससे खरीदना है, जैसे मान लो एप्पल है तो एप्पल किससे खरीदना है ये आपकी चॉइस है, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। तो बिजनेस में भी ऐसी होती है बेटा, बहुत सी चीजें बेटा। परचेज डिपार्टमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है, वो जिससे चाहे उससे खरीद सकता है। काफी प्रोसेस होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, तो उसकी मर्जी वो किस चीज से खरीद सके। अगर ओनर कहेगा इससे खरीदो उससे खरीदो तो वहां पर क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर परचेज डिपार्टमेंट के पास इतनी पावर है कि वो जिससे चाहे उससे खरीदे तो वहां हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, थैंक यू। ये